अभी हाल ही में 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स फाइनल किए जा चुके हैं, जहां इस बार के रिजल्ट्स ने कईयों को खुशी दी और कईयों को झटका। इस बार के रिजल्ट्स ने ये तो साफ कर दिया है कि देश में डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे, चौंका देने वाले थे, जिसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है उत्तर प्रदेश। यूपी की 80 सीटों में आप लोग कहते हैं 80 की 80 जीतेंगे। 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी और मैं कहता हूं 80 बनने का आधार अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश को भाजपा का गढ़ माना जाता था कि यार कुछ भी हिल जाए, यहाँ से बीजेपी तो नहीं हिलेगी। कंसीडरिंग द चेंज ब्रॉट इन यूपी बाय सीएम योगी आदित्यनाथ एंड ऑफ कोर्स श्री राम मंदिर। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में 80 में से 80 सीटों की तो छोड़ो, भाजपा 50% सीटें भी नहीं जीत पाई। आइए आज जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग इन यूपी। अब सबसे पहले जिन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्यों बीजेपी को यूपी में सीटें ना मिलना इतनी बड़ी बात है, तो उनके लिए बता दूं कि 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ नामक एक शख्स को यूपी के मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने के लिए चुना गया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और उसी दिन से यूपी के कायापलट का कार्य शुरू कर दिया। अगले 2-3 सालों में ही योगी जी ने कई कठोर कदम लिए, जिनके कारण कई दंगों का भी सामना करना पड़ा, बट फॉर द ग्रेटर गुड लोग भी समझने लग गए। गौ हत्या पे पूर्णतः पाबंदी, साउंड और डीजे इश्यूज में लिए गए कई कठोर कदम, क्राइम रेट में मैसिव ड्रॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, गुंडा राज का टोटल सफाया, फर्शों से लेकर सीधा अर्शों तक। यूपी ने ऐसी डेवलपमेंट शायद पहले ही कभी देखी थी, जिस कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोबारा योगी जी को ही मौका दिया गया, जहां 403 विधानसभा सीट्स में से 255 बीजेपी ने जीती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सिर्फ 2 सालों में ही यूपी की जनता बीजेपी के राज से नाराज हो गई? क्यों बीजेपी नहीं जीत पाई यूपी में लोकसभा सीट्स? आइए अब इसकी गहराई में चलते हैं। तो यूपी में बीजेपी के फेल होने के मेन 2 कारण हैं, जिनमें से दूसरा चाहे जितना ही कड़वा लगे पर सत्य है। पहला डेरेलिक्शन और दूसरा कास्टिज्म। डेरेलिक्शन यानी जिम्मेदारियों से भागना, उन्हें ठीक से ना निभाना। ऐसे कई पॉइंट्स लाया हूं मैं आज जो जस्टिफाई करते हैं योगी जी की परास्त को। शुरुआत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एजुकेशन से करते हैं। योगी जी के 7 साल के रूलिंग पीरियड, और वो भी सेंट्रल रूलिंग पार्टी के सेम होते हुए भी, यूपी के एजुकेशन पॉलिसीज में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं देखा गया। ना तो बदलाव शिक्षा नीति में आया और ना ही स्टूडेंट्स की नीयत में। और इसी बीच लगातार पेपर लीक होने की खबरें आती रहती थी, जिसने यूपी वासियों को काफी निराश किया है। अब यार ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ यूपी की ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, या प्यार से कहूँ तो बेरोजगारी। कंटिन्यूसली पिछले 7 सालों से यूपी वासियों को आश्वासन दिया जा रहा है नौकरियों का, काम का। हाँ, मानता हूँ राम मंदिर के टाइम और राम मंदिर के बाद भी काफी लोगों को काम मिला है, रोजगार मिला है, पर कभी सोचा है अयोध्या के बाहर क्या? देखो यार, जन्मों के प्यासों को पानी के कुछ छींटे तो सुख नहीं दे सकते। अब अयोध्या की बात आ ही गई है तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। अयोध्या में तो काफी डेवलपमेंट हुई है ना, मंदिर बना, सड़कें बनी, टूरिज्म बढ़ा, इनकम बढ़ी, फिर वहां से भी बीजेपी कैसे हार गई? वो इसलिए यारों क्योंकि हमने सिक्के का दूसरा पहलू कभी देखा ही नहीं। ये सच है कि श्री राम मंदिर के निर्माण में काफी लोगों के घर गिराने पड़े, जमीनें कब्जानी पड़ी। चलो मान लिया कि वो इलीगल थी तो सरकार ने वापस ले ली, पर उन जमीनों का क्या जो सड़कें चौड़ी करने के लिए आसपास की लगती दुकानों और घरों से काटी गई? लोगों को मजबूरन वो जमीनें अपनी बेचनी पड़ी, बहुत ही अनफेयर दामों में। ऐसे करते करते कुल 4000 घरों और दुकानों की या तो कुछ या पूरी जमीनें ले ली गई और करीब 40,000 से भी ज्यादा लोगों को पीड़ा सहनी पड़ी। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर कोई उम्मीद बच गई थी तो वो भी बीजेपी ने खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। यूपी के अलग अलग जिलों में, शहरों में बिना सोच विचार किए, बिना काम देखे, बिना ईमानदारी देखे, ऐसे ही हवा में पार्टी की टिकटें बांट दी गई। उम्मीदवारों को बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में नियुक्त किया गया। अब की बाहर 400 पार। नतीजन बाकी पार्टियों को लोकल लेवल पे काफी एडवांटेज मिल गई। अब फाइनली आते हैं यार बेहद ही शर्मसार कर देने वाले मुद्दे पे, कास्टिज्म, जिसे साफ शब्दों में कहूँ तो धर्मवाद। धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। धर्मवाद सुनते ही अगर आपके दिमाग ने इमेजिन कर लिया है योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम्स के खिलाफ डिसीजन लेते हुए या माइनॉरिटीज को परेशान करते हुए, तो मेरे दोस्त इस बार आप गलत हो। जिस धर्मवाद की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है योगी जी से या उनके किसी एक्शन से, क्योंकि इस बार धर्मवाद राजा ने नहीं प्रजा ने किया है।
जी हाँ, यूपी में बहुत ही बड़े लेवल पे वोटिंग में धर्मवाद दिखाया गया है। माइनॉरिटीज जैसे दलित और मुस्लिम ने यूनाइट होकर, एकजुट होकर डिसाइसिवली वोटिंग की है बीजेपी के अगेंस्ट, मेनली क्योंकि वो बीजेपी को 400 सीटों से ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे, ताकि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंज करने लायक ना बने। इनके अलावा यूपी के जितने भी यादव कम्युनिटी के लोग थे मेजरली, उन्होंने भी यूनाइट होकर, एकजुट होकर डिसाइसिव वोटिंग की है बीजेपी के अगेंस्ट और अखिलेश यादव के फेवर में। अब तुम सोचोगे कि यार अगर माइनॉरिटीज एकजुट होकर वोट दे सकती थी तो हिंदूज भी तो दे सकते थे। हाँ भाई, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन देते तो तब जब उन्हें कोई अर्जेंसी लगती। उन्हें तो पूरा कॉन्फिडेंस था ना कि 400 पार तो हो ही जाएंगे, तो हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर जो वैसे भी जीतने ही वाले हैं, उनके लिए धूप में, गर्मी में जाके वोट देने का कष्ट क्यों उठाया जाए भाई। यहाँ से मुझे चाणक्य की एक बात याद आती है कि अगर किसी राज्य की प्रजा ही विकास के लिए तैयार नहीं है तो उस राजा की सबसे बड़ी दुश्मन खुद उसकी प्रजा बन जाती है। अब इसके बाद बस एक लास्ट बात, यहाँ तो चांस ले लिया गया क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन अब देखना है कि क्या यूपी के अगले विधानसभा चुनाव तक यूपी में और बेटर चेंजेस किए जाते हैं और क्या यूपी वासी योगी जी को तीसरी बार अपना नेता चुनते हैं। जो भी हो, मेरी सबसे बस इतनी गुजारिश है कि यूपी वासियों को, यूपी के हिंदुओं को गाली देना बंद करें, हेट करना बंद करें, क्योंकि बीजेपी की चुनावी गलतियों का जिम्मा आप यूपी वासियों पे तो नहीं फोड़ सकते। बाकी यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारी है। मैं चला, धन्यवाद। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानिए, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हूं।